हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस स्ट्रिक्ट वार्निंग अहेड, आने वाली जो अब स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा गोर और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो अगर आपको वैसा कंटेंट नहीं देखना है तो प्लीज़ गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब अभी छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आगे चलकर ये स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग होने वाली है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। मैं डरता हूँ कि अगर उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे फिर से लेकर चले जाएंगे। मैं डरता हूँ। ये बात आज से 4 साल पहले की है, जब कोविड जस्ट ख़त्म होने ही लगा था और अब सारी दुकानें, सारे ऑफिस, सब कुछ खुलने लग गए थे। वेल उस टाइम मैं कैलिफोर्निया में रहता था और कोविड की वजह से मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा था। 1 साल से मैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयड था, बिल्कुल बेरोजगार। तो मैं बस चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी, अब जैसे ही ऑफिस खुलेंगे मैं बस जाते ही सब हर जगह अप्लाई कर दूंगा और जल्दी से कोई ना कोई जॉब करूंगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही थी। उन दिनों मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मार्टिन। जब मैंने नौकरी खोजने की बात करी तो मार्टिन ने डिसाइड किया कि वो मेरी मदद करेगा जॉब खोजने में। आई विश कि उसने ऐसा नहीं किया होता। वेल कुछ दिन बाद मार्टिन मुझे फेसबुक में एक वेबसाइट की लिंक भेजता है। जब मैं उसे चेकआउट करता हूँ तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट लग रही होती है। वेल वेबसाइट खोल के मैंने देखा तो वो मतलब ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज थी जो आपको जॉब ऑफर कर रही होती है। तो मैं थोड़ी देर स्क्रॉल करता हूँ, एक अच्छी कंपनी की तलाश करता हूँ एंड फाइनली मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाती है जो कि फायर लुकआउट की जॉब थी। वेल ये काम मैंने पहले भी करा हुआ था और मुझे अब अर्जेंटली नीड भी थी जॉब की, तो मैं जल्दी से उधर मतलब अप्लाई कर देता हूँ ऑफ़र के लिए। वेल जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि इस नौकरी में हमें जंगल में एक टावर होता है, उसमें रहना पड़ता है पूरे टाइम और वहीं से पूरे हर जगह हमें मतलब देखना पड़ता है, हर जगह नज़र रखनी पड़ती है। और मेन हमारा यही काम होता है कि कहीं आग वाग लग जाती है वो, तो हमें वहाँ जाके सब कुछ संभालना पड़ता है। मैंने कंपनी के मेल पर एक मेल डाला। अगले दिन उनका रिप्लाई आया जिसमें वो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा। वेल 2 दिन बाद मुझे उनका रिप्लाई आता है जो कि मुझे इंटरव्यू के लिए एक जगह बुला रहे होते हैं जो कि मेरे घर से करीबन 16 किलोमीटर दूर होती है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया और दूसरे दिन उनके बताए हुए पते पर पहुँच गया। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि वो जगह कहाँ थी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो जगह एक गांव जैसे इलाके में थी और उस कारण से वहाँ पे आसपास भी बहुत कम लोग थे। मतलब वो एक काइंड ऑफ आइसोलेटेड प्लेस थी वो। मैं उसके पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। तो मैं एंटर करता हूँ तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो पहले मेरी चेकिंग करते हैं एंड देन मुझे 2nd फ्लोर पर वेट करने के लिए बोलते हैं। वेल 5 मिनट बाद वहाँ पे लोग आ जाते हैं। सब ने मास्क पहना होता है जो कि काफ़ी नॉर्मल था क्योंकि कोविड जस्ट अभी ख़त्म हो रहा था, तो उस टाइम हर कोई मास्क पहन के घूमता था। तो मेरे आसपास लोग बैठ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सबने मास्क पहना है एंड वो मुझे पानी का ग्लास ऑफर करते हैं। तो मैं भी पानी पी लेता हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी थका हुआ होता हूँ और काफ़ी टाइम से वेट कर रहा होता हूँ। एंड आई गेस वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देन मैं पानी पीकर ग्लास रखता हूँ और वो लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं धीरे धीरे सवालों का जवाब देना शुरू करता हूँ एंड कुछ 15-20 मिनट बाद इंटरव्यू ख़त्म हो जाती है। और जैसे इंटरव्यू ख़त्म होती है वो मुझे जॉब ऑफर कर देते हैं। वेल मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल होते हैं जो मुझे उनसे पूछने होते हैं। मैं वो पूछने के लिए जस्ट अपने मतलब बोलता ही हूँ, जस्ट मेरे मुँह से जस्ट शब्द निकल ही रहे हैं कि मुझे रियलाइज़ होता है मैं बोल ही नहीं पा रहा। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सुन नहीं पा रहा उस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बस ऐसा लग रहा था कि मैं जम चुका हूँ। मेरा मुंह ही नहीं हिल पा रहा, मैं कुछ सुन नहीं सकता, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। वेल मैं थोड़ा सा खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने सर को ज़ोर ज़ोर से ऐसे झटक रहा हूँ कि तभी एकदम से मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है और मैं एकदम से कुर्सी से नीचे गिर जाता हूँ। एंड देन उसके बाद जो होता है वो कुछ भी मुझे याद ही नहीं है। अब मुझे जो याद है, मैं धीरे धीरे मेरी आंखें खुल रही है, बहुत हल्का हल्का ब्लर टाइप सा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक गाड़ी में हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। कि तभी उनमें से एक आदमी देखता है कि मेरी आंखें खुल रही है, मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ कि तभी वो मेरा बायां हाथ पकड़ता है, अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और वो मुझे दे देता है। जैसे वो मुझे इंजेक्शन लगाता है मैं वापस बेहोश होने लग गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने देर तक सोया था। मेरी आंखें खुली तो मैं एक कमरे में बंद था। कमरे में रोशनी काफ़ी कम थी और
आसपास काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। मेरे ठीक सामने एक स्क्रीन थी, कमरे के एक कोने में एक कैमरा लगा हुआ था और मैं उस कैमरे के बीचों बीच दिख रहा था। मैं एक कुर्सी में बैठा हुआ था, मुझे बांधा हुआ था। मैं जब ध्यान से देख रहा हूँ तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे मुझे शूट करा जा रहा है। मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं होता सुनने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक आदमी आता है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे खोल दो, मुझे छोड़ दो, बट वो मेरी एक नहीं सुनता। बस वो आता है और मुझे फिर से वो इंजेक्शन दे देता है। वेल, उस जगह पर समय का कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि अगला दिन तभी होता था जब वो इंसान मेरे को इंजेक्शन देता था। देखते ही देखते वहाँ 4 दिन बीत जाते। मैं 4 दिन से वहाँ बंधा हुआ था और वो लोग बस आते थे और मुझे इंजेक्शन देते थे। मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया हुआ था। मैं बस कभी कभी मुझे पानी दे दिया करते थे और मैं 4 दिन से सिर्फ पानी पर जिंदा था। और वो जो इंजेक्शन था, पता नहीं क्या था, उस इंजेक्शन की वजह से मेरे पूरे शरीर में पिंपल्स होने लग गए थे और बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा जलन करते थे। वेल, फिर से वो आदमी आता है और मुझे इंजेक्शन देता है, बट इस बार कुछ अलग था। हर बार वो इंजेक्शन देके बस चला जाता था, लेकिन इस बार वो इंजेक्शन देकर वहीं खड़ा था और वो जो सामने मेरी एक स्क्रीन रखी थी उसमें कुछ पावर बटन दबाता है और वो स्क्रीन ऑन हो जाती है। और वो आदमी फिर मेरे चेहरे पे एक कपड़ा रख देता है, मास्क टाइप, जो एक बहुत बड़ा मास्क होता है, लेकिन उसमें फिर भी आँखों की जगह मतलब छेद करे हुए थे, तो मेरे को दिख पा रहा था। मैं देखता हूँ कि स्क्रीन ऑन होती है और वो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। बस फ़र्क इतना था कि उस स्ट्रीम में मैं खुद को देख पा रहा था। वेल, साइड में बहुत सारी चैट्स आना चालू हो जाती है। सब लोग कुछ ना कुछ मैसेजेस कर रहे होते हैं और जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो एक चैट आती है जो कि सारे मैसेजेस से बिल्कुल अलग थी। वो लाल कलर की थी और उसमें लिखा हुआ था लेग पीस टाइम फॉर $3000। वेल, जैसे ये चैट आती है, कमरे में एक और इंसान आ जाता है जिसके पास कुछ सामान था। वेल, वो सामान को सामने रखे टेबल में रखता है और जो पहला इंसान होता है वो एकदम से मेरे मुंह को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है, बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं कि तभी मैं उस दूसरे इंसान को देखता हूँ और वो अपने बैग से एक बहुत बड़ा खंजर निकालता है और वो उस खंजर को लेकर मेरे पास आता है। एंड देखते देखते मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करेगा ये इससे मुझे मारने वाला है क्या। लेकिन वो मुझे मारता नहीं है। वो मेरे पैर के पास जाता है और धीरे धीरे उस खंजर से मेरे पैर को काटने लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता हूँ। मेरी जान निकल रही है इससे। मैं उन्हें बोल रहा हूँ इससे अच्छा मुझे मार दूँ, बट नहीं, वो मेरे पैर को काटे जा रहे हैं और दूसरा इंसान मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ रहा है। वो मुझे चीखने तक नहीं दे रहा। मैं बता नहीं सकता कि मुझे उस टाइम कैसा लग रहा था। मैं सोचना भी नहीं चाहता। और देखते देखते मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था। मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पर। मेरा इतना खून निकल रहा था कि मैं बेहोश होने लगा था, बट पता नहीं क्यों मैं नहीं हो रहा था। शायद वो इंजेक्शन्स की वजह से या जो भी हो। वेल, तभी एक चैट और आती है, फिर से वही लाल कलर की, और उसमें लिखा होता है ही मस्ट बी स्टार्विंग, फीड हिम सम फूड फॉर $5000। जैसे ये चैट आती है, वो मेरे पास एक थाली लेकर आते हैं और मुझे मेरे पैर को खाने को बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ, मैं बहुत तड़पता हूँ उस टाइम पे। मैं बहुत सारी हिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट वो ज़बरदस्ती मुझे मेरा ही पैर खिला देते हैं। और ये चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ती है। उस दिन स्ट्रीम बंद कर दी जाती है और मुझे वापस से बेहोश कर दिया जाता है। रोज़ सुबह आके मुझे इंजेक्शन दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरे पिंपल बहुत ज़्यादा और मतलब पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो चुके थे। वो लाइव स्ट्रीम कुछ दिनों में हुआ करती थी और थोड़े दिनों बाद वो फिर से हुई। और उस दिन उन्होंने अपने पास एक पोटैटो पिलर रखा हुआ था, जिससे वो मेरे पूरे शरीर को घिस देते हैं। मेरे शरीर के हर एक पिंपल को वो उस पिलर से निकाल रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊँ। ये आप सब सुनकर जैसा फील कर रहे हो, सोचो मैंने तो वैसा सच में फील करा है। मैं उस टाइम मरना चाहता था। मैं चाहता था कि बस वो मुझे मार डालें, क्योंकि जो वो दर्द थी वो मैं बता भी नहीं सकता। वो सहन तो छोड़ो, वो सोच भी नहीं सकता कोई इंसान। और मेरे साथ वो सच में हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता था ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। मैं हर किसी को पुकारता था, भगवान को पुकारता था, मैंने हर चीज़ से, शैतान, भगवान, सबको पुकारा है। शायद
मेरी मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। वेल देखते ही देखते मेरा शरीर एक एक्सपेरिमेंट बन चुका था जिस पे हर कोई आकर एक्सपेरिमेंट करता था। कभी मेरी फिंगर्स के साथ, कभी कभी मेरे नाखूनों को पूरा तोड़ दिया जाता था, कभी मेरे पे पिलर चलाए जाते थे, कभी मुझे पूरा पील किया जाता था, कभी कभी मेरी उंगलियां काट दी जाती थी। देखते ही देखते मैंने उम्मीदें तो कब की छोड़ दी थी। मैं बस ये उम्मीद करता था कि भगवान आने वाले दिन में बस मुझे मार दो। बचने की तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। खाने के लिए मुझे सिर्फ कच्चा मांस दिया जाता था, और वो भी कई कई दिनों पर। मैं हर दिन बस ये चाहता था कि मुझे मौत आ जाए। आखिर मरना भी उस नरक से बेहतर ही था। अब तो मुझे समय का भी पता नहीं चलता था। वेल फिर से अगले दिन लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। फिर से मेरे शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स शुरू होते हैं। मैं इस बार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि अब कौन सी दर्द मुझे सहनी पड़ेगी। कि तभी चैट्स शुरू होती है। बट इस बार कुछ अलग हुआ। हर बार लाल कलर का चैट आता था ना, बट इस बार कुछ अलग चैट आया था। इसका रंग येलो कलर था, और इसमें लिखा था FKDB 4572@444 फॉर 18 मिनट्स। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जो भी हो, इस चैट के आने के बाद रूम में मानो हलचल सी मच गई थी। वो जो 2 लोग जो पहले से ही कमरे में थे वो बाहर की तरफ भागने लगे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ 4-5 लोग आ गए। वेल उन 4-5 ने भी मास्क पहने रखे थे। वो आते हैं और मेरी आंखों में एकदम से पट्टी बांध देते हैं। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता हूँ, बोलते हैं कि शांत रहो, हम यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तो कॉपरेट करो। वो मुझे एकदम से उठाते हैं और मुझे गाड़ी में डाल देते हैं, और अब कहीं तो मुझे गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ खाने और पीने के लिए भी दिया, और थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। वो लोग मुझे किसी लिफ्ट में लेकर आए। आसपास मुझे काफ़ी लोग महसूस हो रहे थे। मुझे एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी में बैठा दिया गया, और मुझसे कुछ सवाल पूछे गए कि आखिर मैं उन लोगों को मिला कैसे था। मैंने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। जब सारे सवालों के जवाब दिए तो वो फिर से मुझे उठाते हैं, फिर से मुझे किसी गाड़ी में रखते हैं और मेरी आंखों की पट्टी हटा देते हैं। एंड देन जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो वो और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और वो मुझे बताते हैं कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वेल जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेरी हालत देखकर हर कोई सिर्फ आंखें बंद कर रहा है और चिल्ला रहा है। मेरी इस कदर हालत हुई पड़ी थी। डॉक्टर्स तक मेरी हालत देख के बहुत ज़्यादा हैरान, और बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 डॉक्टर तो ऐसे थे तो जिन्होंने मेरे सामने वॉमिट कर दी थी। बट स्टिल वो आते हैं और वो मेरा इलाज करना चालू करते हैं। वेल सबसे पहले वो मुझे बेहोश करते हैं, एंड थैंक गॉड वो मुझे बेहोश करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे इलाज में मुझे कितना दर्द होना था। ये पूरा सिलसिला करीबन 2 महीने तक चलता है। हर दिन मुझे बेहोश कर दिया जाता था और फिर मेरा इलाज किया जाता था। 2 महीने के बाद मैं थोड़ा सा ठीक फील करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अब मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। मेरा पैर तो नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है अपनी इस हालत में, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। वेल कहीं ना कहीं मैं थैंकफुल भी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। मैं इतना डर चुका हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ और मैं करीबन 2-3 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता। बट देन धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा था मैं इनसे कभी रिकवर नहीं हो पाऊँगा, कभी भी नहीं। जो दर्द मैंने सही है, जो ट्रॉमा मैंने सहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे हो चुके हैं पूरी दुनिया से, मुझे लगा था मैं इससे कभी बाहर आ पाऊँगा, ओवरकम कर पाऊँगा। बट कहते हैं कि टाइम के साथ सब बदल जाता है। टाइम हील्स एवरीथिंग, एंड आई गेस दैट्स ट्रू। वेल अब मैं थोड़ा सा बाहर जाने लगा हूँ, और इसीलिए शायद मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट शेयर भी कर रहा हूँ। मैं अपनी स्टोरी यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि मैं तो बच गया, बट उस वेबसाइट में आज भी कई लोगों को जॉब ऑफर्स करी जाती हैं, और वो सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। मैंने पुलिस को उस वेबसाइट के बारे में बताया, सब कुछ बताया, बट स्टिल वो वेबसाइट अभी भी चलाई जा रही है, यूज़ करी जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी उस वेबसाइट में कभी ना जाओ। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने नाम बताया तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस वेबसाइट पर जाएंगे, और हो सकता है वो अपने दोस्तों को भी भेजें। इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता, बट गाइस प्लीज़ बी केयरफुल। आज से किसी भी वेबसाइट से अगर आपको कहीं पे ऐसी जगह बुलाया जाता है, या कुछ भी ऐसा आपको थोड़ा सा भी ऑफ लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो प्लीज़ उधर मत जाना। प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट मत करना। ये दुनिया में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते गाइस।
ट्रस्ट मी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो. आई वॉन्ट से कि पसंद आई हो, पसंद आने लायक कुछ था नहीं इसमें, बट आई होप कि आपको इससे सीखने को मिला हो. फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस. प्लीज़ टेक केयर.